पहली बात तो ये कि अमन गौतम निहायत सीधा साधा निर्दोष व्यक्ति था। आज तक किसी भी थाने चौकी में उसके खिलाफ कोई छोटी भी शिकायत नहीं है। विकासनगर पुलिस की दरिंदगी का शिकार अमन गौतम हुआ और विकासनगर की बर्बरतापूर्ण पिटाई से उसकी मौत हुई। आज उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी है, 4 साल की बच्ची है, अनाथ पूरा परिवार हो गया है। इसलिए सबसे पहले मेरी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर थोड़ी भी अगर सदा सहता है, संवेदनशीलता है, तो अमन गौतम की जो मृतका है उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें। साथ ही साथ विकास नगर पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती करने पर तुली हुई है। इसलिए मेरी दूसरी मांग है, अमन गौतम के हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे कि सही मायने में जो दोषी हैं वो कटघरे में खड़े हो सके। आज ये सरकार पुलिस को बचाना चाहती है, अपराधियों को बचाना चाहती है, अमन गौतम के हत्यारों को बचाना चाहती है। इसलिए यूपी की पुलिस से न्याय मिलना की उम्मीद नहीं की जा सकती। कम से कम सीबीआई स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको कानूनी सजा दिलाया जा सके। सब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। आज 9 सीटों पर तिथियों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर में चुनाव के डेट नहीं आए हैं, क्योंकि हमको लगता है निर्वाचन आयोग सरकार की खुशी नाखुशी को ध्यान में रखते हुए अपना चुनावी एजेंडा तय करती है। इसके पहले भी 4 प्रदेशों का चुनाव एक साथ होना था, 2 को हो गया, 2 की अब घोषणा हो रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना था, 9 की घोषणा हो गई, 1 छोड़ दिया गया, क्योंकि वह मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या पार्लियामेंट में आता है। अयोध्या पार्लियामेंट में भाजपा बुरी तरह हारी हुई है। मिल्कीपुर में उसको आज भी हार का भय दिखाई पड़ रहा है, हार का खतरा उसे दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ये मैनेज्ड इलेक्शन की घोषणा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने निर्वाचन आयोग से बातचीत करके ये तिथि निश्चित कराई है, अन्यथा वाकई में निर्वाचन आयोग का निर्णय निष्पक्ष होता तो 200 विधानसभाओं का उपचुनाव एक साथ होता। सर, तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिए हैं। क्या आपकी पार्टी भी इस उपचुनाव में हिस्सा लेगी? स्वाभाविक रूप से मैं अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से बात कर इस पर जल्दी फैसला करूंगा। एक आखिरी सवाल, बहराइच में जिस तरह से 2 समुदाय के बीच कहीं ना कहीं देखा गया है हिंसा का एक रूप, अभी की जो स्थिति है कहीं ना कहीं सामान्य हो गई। इस पूरे स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद गंभीर होना पड़ेगा। वो कहते तो हैं कि लोगों की आस्था का ध्यान रखना चाहिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहराइच में हुआ क्या? बहराइच में मुस्लिम बस्ती के घरों पर चढ़ करके मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लगाए गए हरे झंडे को किस तरीके से नोचा गया, तोड़ा गया और साथ ही साथ उसके छत का बारजा गिराया गया। गिराने वाले लोग जय बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, नीचे खड़ी भीड़ भी जय बजरंगबली का नारा लगा रही थी। आखिर क्या जय बजरंगबली का नारा किसी के घर पर चढ़ करके तोड़फोड़ करने का लाइसेंस है क्या? और दूसरी ओर एक दूसरी भीड़ को हमने वीडियो पर देखा जो कई घरों में आग लगाते हुए आगे जा रही थी। पुलिस लोग देख के तमाशा देख रहे थे, कोई दखल नहीं दिया आग लगाने वाले को रोकने के लिए। वो नारा लगा रहे थे जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा किसी के घर में आग लगाने का लाइसेंस है? क्या जय श्री राम का नारा तोड़ फोड़ लूटपाट करने का नारा है?
क्या जय श्री राम का नारा किसी धर्म विशेष को मारने, पीटने, जलाने का नारा है? स्वाभाविक रूप से अगर हिंदू को जय श्री राम से प्यार है तो दूसरे धर्मों वालों को भी अपने धर्मों से प्यार है। अगर हमें अपनी आस्था का ख्याल है तो दूसरे की भी आस्था का ख्याल करना चाहिए। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पुलिस अधिकारियों को इस बात का निर्देश देना चाहिए कि निष्पक्ष भाव से काम हो। अब अभी गोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी ये तय नहीं हुआ। किसकी गोली से मरा, हिंदू की गोली से मरा या मुस्लिम की गोली से मरा, ये अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफा कार्रवाई एक वर्ग विशेष पे हो रही, आखिर क्यों? जिन लोगों ने दुकानों को जलाया उनके खिलाफ क्यों नहीं? जिन लोगों ने मुस्लिम घरों पर तोड़ करके झंडा गिराया और उनका बारजा गिराया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत भेदभावपूर्ण कार्रवाई जब तक चलती रहेगी तब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक जाति वर्ग विशेष के नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। आज तमाम पीड़ित आए थे बहराइच के मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पर, तो स्वाभाविक रूप से वो बुलाया गया था। अगर गोपाल मिश्रा की गोली से मौत हुई, घटना दुखद है, हमारी भी संवेदना उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बुलवा के मिल भी रहे हैं परिवार को। लेकिन यहां पर विकासनगर की पुलिस यानी योगी जी की पुलिस ने अमन गौतम की हत्या की। अमन गौतम का परिवार क्यों नहीं याद आया माननीय मुख्यमंत्री जी को? क्या गोपाल मिश्रा ब्राह्मण समाज में हैं इसलिए उनकी मौत ज्यादा मायने रखती है, और अमन गौतम दलित समाज का है इसलिए उसकी मौत का कोई मतलब नहीं है क्या? उसकी मौत का कोई कीमत नहीं है क्या? तो स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता के साथ अमन गौतम के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहिए। पहली बात तो ये कि अमन गौतम निहायत सीधा साधा निर्दोष व्यक्ति था। आज तक किसी भी थाने चौकी में उसके खिलाफ कोई छोटी भी शिकायत नहीं है। विकासनगर पुलिस की दरिंदगी का शिकार अमन गौतम हुआ और विकासनगर की बर्बरतापूर्ण पिटाई से उसकी मौत हुई। आज उसके परिवार में उसकी विधवा पत्नी है, 4 साल की बच्ची है, अनाथ पूरा परिवार हो गया है। इसलिए सबसे पहले मेरी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर थोड़ी भी अगर सदा सहता है, संवेदनशीलता है, तो अमन गौतम की जो मृतका है उसको 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दें। साथ ही साथ विकास नगर पुलिस इस पूरे मामले पर लीपापोती करने पर तुली हुई है। इसलिए मेरी दूसरी मांग है, अमन गौतम के हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे कि सही मायने में जो दोषी हैं वो कटघरे में खड़े हो सके। आज ये सरकार पुलिस को बचाना चाहती है, अपराधियों को बचाना चाहती है, अमन गौतम के हत्यारों को बचाना चाहती है। इसलिए यूपी की पुलिस से न्याय मिलना की उम्मीद नहीं की जा सकती। कम से कम सीबीआई स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको कानूनी सजा दिलाया जा सके। सब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, आज 9 सीटों पर तिथियों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर में चुनाव के डेट नहीं आए हैं, क्योंकि हमको लगता है निर्वाचन आयोग सरकार की खुशी नाखुशी को ध्यान में रखते हुए अपना चुनावी एजेंडा तय करती है। इसके पहले भी 4 प्रदेशों का चुनाव एक साथ होना था, 2 को हो गया, 2 की अब घोषणा हो रही है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना था,
9 की घोषणा हो गई, एक छोड़ दिया गया, क्योंकि वह मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या पार्लियामेंट में आता है। अयोध्या पार्लियामेंट में भाजपा बुरी तरह हारी हुई है। मिल्कीपुर में उसको आज भी हार का भय दिखाई पड़ रहा है, हार का खतरा उसे दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए ये मैनेज्ड इलेक्शन की घोषणा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने निर्वाचन आयोग से बातचीत करके ये तिथि निश्चित कराई है, अन्यथा वाकई में निर्वाचन आयोग का निर्णय निष्पक्ष होता तो 200 विधानसभाओं का उपचुनाव एक साथ होता। सर, तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिए हैं, क्या आपकी पार्टी भी इस उपचुनाव में हिस्सा लेगी? स्वाभाविक रूप से मैं अपने पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से बात कर इस पर जल्दी फैसला करूंगा। एक आखिरी सवाल, बहराइच में जिस तरह से दो समुदाय के बीच कहीं ना कहीं देखा गया है हिंसा का एक रूप, अभी की जो स्थिति है कहीं ना कहीं सामान्य हो गई, इस पूरे स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद गंभीर होना पड़ेगा। वो कहते तो हैं कि लोगों की आस्था का ध्यान रखना चाहिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहराइच में हुआ क्या? बहराइच में मुस्लिम बस्ती के घरों पर चढ़ करके मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लगाए गए हरे झंडे को किस तरीके से नोचा गया, तोड़ा गया, और साथ ही साथ उसके छत का बारजा गिराया गया। गिराने वाले लोग जय बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, नीचे खड़ी भीड़ भी जय बजरंगबली का नारा लगा रही थी। आखिर क्या जय बजरंगबली का नारा किसी के घर पर चढ़ करके तोड़फोड़ करने का लाइसेंस है क्या? और दूसरी ओर एक दूसरी भीड़ को हमने वीडियो पर देखा जो कई घरों में आग लगाते हुए आगे जा रही थी। पुलिस लोग देख के तमाशा देख रहे थे, कोई दखल नहीं दिया आग लगाने वाले को रोकने के लिए। वो नारा लगा रहे थे जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा किसी के घर में आग लगाने का लाइसेंस है? क्या जय श्री राम का नारा तोड़ फोड़ लूटपाट करने का नारा है? क्या जय श्री राम का नारा किसी धर्म विशेष को मारने पीटने जलाने का नारा है? स्वाभाविक रूप से अगर हिंदू को जय श्री राम से प्यार है तो दूसरे धर्मों वालों को भी अपने धर्मों से प्यार है। अगर हमें अपनी आस्था का ख्याल है तो दूसरे की भी आस्था का ख्याल करना चाहिए। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पुलिस अधिकारियों को इस बात का निर्देश देना चाहिए कि निष्पक्ष भाव से काम हो। अब अभी गोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी ये तय नहीं हुआ। किसकी गोली से मरा, हिंदू की गोली से मरा या मुस्लिम की गोली से मरा, ये अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफा कार्रवाई एक वर्ग विशेष पे हो रही। आखिर क्यों? जिन लोगों ने दुकानों को जलाया उनके खिलाफ क्यों नहीं? जिन लोगों ने मुस्लिम घरों पर तोड़ करके झंडा गिराया और उनका बारजा गिराया उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत भेदभावपूर्ण कार्रवाई जब तक चलती रहेगी तब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक जाति वर्ग विशेष के नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। आज तमाम पीड़ित आए थे बहराइच के मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पर, तो स्वाभाविक रूप से वो बुलाया गया था। अगर गोपाल मिश्रा की गोली से मौत हुई, घटना दुखद है, हमारी भी संवेदना उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बुलवा के मिल भी रहे हैं परिवार को। लेकिन यहां पर विकासनगर की पुलिस यानी योगी जी की पुलिस ने अमन गौतम की हत्या की। अमन गौतम का परिवार क्यों नहीं याद आया माननीय मुख्यमंत्री जी को? क्या गोपाल मिश्रा ब्राह्मण समाज में हैं इसलिए उनकी बहुत मौत ज्यादा मायने रखती है, और अमन गौतम दलित समाज का है इसलिए उसकी मौत का कोई मतलब नहीं है क्या? उसकी मौत का कोई कीमत नहीं है क्या? तो स्वाभाविक रूप से
संवेदनशीलता के साथ अमन गौतम के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहिए।